आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, पहले की कहानी में हमने जाना था कि उत्तराश ने जो वायरस सोनपुर के वासियों और राजकुमार और महारानी के लिए बनाया था, उसका किस तरह से उन पर असर हुआ था और उस असर को ख़त्म करने के लिए शिवा ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या महाराज विक्रम सिंह उत्तराश को क्या सज़ा देंगे, क्या उत्तराश पकड़ा जाएगा इस वायरस के दोषी के रूप में। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। उत्तराश सैनिक से बोला, जनाब हम तो यहीं के हैं। सैनिक कहने लगा, फिर ये कंबल में चोरों की भांति क्या कर रहे हो। उत्तराश ऋषभ की ओर इशारा करते हुए बोला, जनाब वो ये हमारा मित्र है, इसको बुखार आ रहा है तो हम इसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। सैनिक हंसकर बोला, बुखार उसको आ रहा है तो कंबल तूने क्यों ओढ़ रखा है, मूर्ख बना रहा है मेरे को। चलो महाराज विक्रम सिंह के दरबार में, वहीं होगा तुम्हारा निर्णय। साथियों, इधर आओ, ले चलो इन दोनों चोरों को दरबार में। महाराज विक्रम सिंह सिंहासन पर संभालते हुए बोले, ये अचानक से हमें क्या हो गया था मंत्री जी, क्या हम सो गए थे। मंत्री रणविजय बोले, हम भी तो ऐसे ही गिर गए थे, ऐसा लगा जैसे किसी घातक रोग ने जकड़ लिया हो। शरीर पर घाव उभरने लगे थे और अचानक से ठीक भी हो गए। दरबार में उपस्थित अन्य मनसबदार भी एक सुर में बोले, हाँ महाराज, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ये हमारे दुश्मन जलाल की कोई चाल तो नहीं। महाराज विक्रम सिंह बोले, नहीं, हमें लगता है ये किसी और धूर्त कुटिल इंसान की योजना थी जो पूरे सोनपुर को तबाह करना चाहता था एक ही बार में। पर किसी दरियादिल इंसान ने हम सबकी जान बचा ली, जिसने भी सोनपुर के लोगों को इस भयंकर महामारी से बचाया है। मैं विक्रम सिंह ये शपथ लेता हूँ, उस देव मानुष और साहसी इंसान को मैं अभी अपनी पुत्री सूर्यांशी का वर चुनूंगा। वो भविष्य में सोनपुर का महाराज होगा। महाराज विक्रम सिंह मंत्री से बोले, रणविजय जी, जाइए उस वीर साहसी इंसान को ढूंढकर हमारे साथ लाइए। पूरे सोनपुर में खोजिए, जंगल में देखिए, हमें वो व्यक्ति संध्या तक आंखों के सामने चाहिए। मंत्री रणविजय अपने सैनिक सोनपुर में खोजबीन में लग कर देता है। सैनिक पूरे सोनपुर के चप्पे चप्पे को छान मारते हैं, पर वो व्यक्ति नहीं मिलता है। तभी एक युवक आकर कहता है, इस युवक का तो पता नहीं, पर राजकुमारी तेजी से जंगल की ओर जाती हुई देखी थी हमने। मंत्री रणविजय अपने सैनिकों को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं, जहां देखते हैं तो सूर्यांशी फूट फूट कर रो रही थी। पास में शिवा मृत अवस्था में पड़ा था, लेकिन उसका शरीर इतना छलनी हो चुका था कि उसको देखना की आंखों को असहनीय था। मंत्री रणविजय को समझते देर न लगी। मंत्री रणविजय बोले, कुंवरी
विलाप करना बंद करो। उसके एक सच्चे और जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाया है। वो मरा नहीं बल्कि सदा के लिए अमर हो गया है। सैनिक को आदेश देकर मंत्री रणविजय शाही कफन मंगा लेते हैं। सैनिकों के हाथ भी कांप रहे थे उसे कफन उड़ाते हुए। कफन में ढककर शिवा के मृत शरीर को सोनपुर लाया गया तो सोनपुर में शोक की लहर छा गई। प्रियांशी को शक तो पहले से ही था, पर वो सूर्यांशी से बोली, जीजा शाह बताइए ना कि ये शिवा नहीं है, ये कोई और है। सूर्यांशी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका गला भी रोते रोते बैठ गया था। ये हमारा शिवा ही है। प्रियांशी ने महारानी मीनाक्षी को सारी कहानी सुना दी। धीरे धीरे सोनपुर के लोगों को भी सारी सच्चाई पता चल गई थी। शिवा ने कैसे जान पर खेलकर सबकी जान बचाई। सोनपुर की प्रजा के आंखों से आंसू छलक आए। उससे कहीं ज़्यादा महाराज विक्रम सिंह रो रहे थे। जिस शिवा को रानी मीनाक्षी सूर्यांशी के लिए खतरा समझ रही थी, आज उसी ने सोनपुर के खतरे को अपने ऊपर ले लिया। मंत्री रणविजय से साफ हिदायत दी थी कि कफन को हटाकर कोई भी शव ना देखे। असहनीय हालत थी। प्रियांशी जोर जोर से चीख कर बार बार शिवा का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, पर सैनिक ने देखने नहीं दिया। आखिरकार शिवा के पार्थिव देह को शमशान घाट में रखा गया। उसके आसपास चिता की लकड़ियां बिछाई गई और अंत में एक छोटे से बालक को अग्नि देने बुलाया गया, पर सूर्यांशी ने साफ मना कर दिया। सूर्यांशी बोली, कोई आगे नहीं आएगा। शिवा पर हक सिर्फ मेरा है। मैं दूंगी शिवा को अग्नि। मंत्री रणविजय बोले, पर राजकुमारी, ये नियमों के विरुद्ध है। महाराज विक्रम सिंह बोले, मंत्री जी आप शांत रहिए, देने दीजिए उसे। मंत्री रणविजय शांत पड़ गए। अंतिम संस्कार की विधि पूर्ण होने पर उस जलती हुई चिता को बार बार निहारते हुए बस एक उम्मीद लिए कि बस एक बार शिवा उससे बात करे। सूर्यांशी बोली, जाइए, सब अंतिम संस्कार हो गया है, सब अपने अपने कामों में लग जाइए, यहाँ कोई नहीं रहेगा मेरे अलावा। मंत्री रणविजय और महाराज विक्रम सिंह से कहने से सूर्यांशी मानने वाली तो नहीं थी, बचपन से बहुत जिद्दी थी। सभी वापस लौट गए। प्रियांशी भी आंखों में आंसू लिए हुए वापस लौट गई। सूर्यांशी कहने लगी, शिवा तुम तो कहते थे तुम कभी मर नहीं सकते, फिर अचानक से ये क्या हो गया? कैसे तुम मर सकते हो? तभी पीछे से शिवा की आवाज़ आई, मैं स्त्रियों से बातें नहीं करता, मैं जा रहा हूँ सोने। सूर्यांशी पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं था। फिर से आवाज़ आई, एक दोस्त ही तो था मैं, तू तो ऐसे आंसू बहा रही है जैसे पता नहीं तेरा कौन चला गया हो। ये दुनिया है, किसी के लिए नहीं रुकती, वक्त के साथ सब भुला देती है। सूर्यांशी पीछे मुड़कर देखी तो एक बार भी कोई नहीं दिखाई दिया।
सूर्यांशी बोली, शिवा देखो, मुझे पता है तुम जिंदा हो, पर मैं पहले ही परेशान हूँ और मुझे परेशान मत करो। मेरी आंखों के सामने आओ, बात करो मुझसे। शिवा बोला। सूर्यांशी को शिवा आंखों के सामने दिख जाता है। जैसे ही सूर्यांशी शिवा को गले लगाने लगती है, परछाई के आर पार हो जाती है। शिवा बोला, आंसू मत बहाओ राजकुमारी, तुम्हारे पास मेरा लॉकेट है। जब भी याद करोगी, हर कदम पे तुम्हारी रक्षा करूँगा। इतना कहकर शिवा धुआं बनकर हवा में विलीन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हम अगली कहानी में जानेंगे कि सूर्यांशी का प्रतिशोध क्या होने वाला था उत्तराश और ऋषभ के साथ। तो जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।